नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर की खबर से। राष्ट्रीय महिला आयोग की सांसद सरोज पांडे पर दिए अशोभनीय बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को एक पत्र भेजा गया, जिसमें आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उनसे माफी मांगने को कहा। गृह व लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐतराज जताते हुए उसे पत्र लिखा है। इस पत्र में आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए गृह मंत्री को माफी मांगने के लिए कहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि लोक निर्माण मंत्री कुछ भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। यदि महिला आयोग ने नोटिस भेजा है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। देखिए, मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी ने कोई भी अभद्र या असंसदीय टिप्पणी नहीं किया है। उन्होंने सरोज पांडे जी से यह कहा था कि यदि आप अपने अच्छे फेस के साथ में खराब सड़कें दिखा रही हैं तो हमारी अच्छी सड़कों को भी दिखाइए। लेकिन सरोज पांडे जी की पोस्ट से राजनीतिक बवाल ये खड़ा हुआ कि 2016, 17, 18 में बनी हुई सड़कों को उन्होंने पोस्ट किया। वो रमन सरकार के समय बनाई गई थी और अमूमन एक सड़क की आयु 12 से 15 साल होती है और 5 साल में सड़कें यदि कंडम हो गई हैं तो इसमें रमन सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा था। सरोज पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया। ये बात सामने आने के बाद उन्होंने श्री ताम्रध्वज साहू जी के जवाब को अनावश्यक विवाद में घसीटने का काम किया, महिला अस्मिता से जोड़ने का काम किया। जबकि मैं नहीं मानता हूं कि या कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा कि चार्मिंग फेस कोई असंसदीय या अभद्र टिप्पणी है। और मंत्री जी तो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में इस प्रकार की बातें कहना अशोभनीय है। यदि महिला आयोग ने नोटिस भेजा है तो निश्चित तौर पर उसका कानूनी जवाब दिया जाएगा। जब कोई गलती हुई नहीं है, कोई गलत भावना नहीं थी, तो उसमें किसी भी प्रकार के संकोच का सवाल ही नहीं उठता है। दशहरा उत्सव मंच पर पहली बार महिलाओं को स्थान दिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरएसएस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान करने में उन्हें कई वर्षों लग गए। आरएसएस ने दशहरा उत्सव के मंच पर पहली बार महिला को स्थान दिया, जिस पर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि खुद को हिंदू धर्म और संस्कृति का वाहक बताने वालों में इतनी समझ नहीं है कि बिना नारी की सहभागिता से कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। सीता माता की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भगवान को स्वर्ण सीता बनाना पड़ा था। जिस संगठन को देश की आबादी को सम्मान देने में 97 साल लग गए, वह देश की धर्म संस्कृति की रक्षा की बात करता है तो वह ढोंग लगता है। आरएसएस ने अपनी स्थापना के 97 साल बाद दशहरा उत्सव के मंच पे किसी महिला को स्थान दिया, अर्थात स्वयं को भारत की संस्कृति का ध्वजवाहक होने का दावा करने वाले संगठन ने एक महिला को सम्मान देने के लिए लगभग 100 साल लगाए। जो लोग भारत की संस्कृति का ढिंढोरा पीटते हैं, उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि पुरुष का कोई भी अनुष्ठान बिना महिला के अधूरा होता है। भगवान श्री राम ने भी सीता माता की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ के समय स्वर्ण सीता बना के अपने यज्ञ को पूरा किया था। आरएसएस मानसिक रूप से महिला विरोधी है। उन्होंने दशहरा मंच पे भले महिला को स्थान दे दिया, लेकिन आज भी आरएसएस के संगठन में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। जो संगठन देश की आधी आबादी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो संगठन पूरे भारत के संस्कृति का प्रतिनिधित्व होने का दावा कैसे कर सकता है। दरअसल आरएसएस ढोंगी संगठन है और यह बात महिलाओं के प्रति उसके नजरिए से साफ होती है। कांग्रेस ने आरएसएस के जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी कानून देश की जरूरतों के आधार पर लागू हो। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस प्रमुख का जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के पीछे उनकी क्या मंशा है, यह स्पष्ट करे। कोई भी कानून देश की जरूरतों के आधार पर लागू हो। आरएसएस प्रमुख की जनसंख्या नियंत्रण की मांग से उसका विद्वेष झलक रहा है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए, लेकिन आरएसएस जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही है, तो उसकी मांग के पीछे में राजनीति है, विद्वेष है। पहले तो आरएसएस के नेता यह नारा देते थे कि सभी हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। वैसे लोग
जो स्वयं शादी नहीं करते दूसरों को प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। अब आरएसएस के लोग अचानक बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। तो कहीं न कहीं आरएसएस की इस मांग के पीछे उसकी मंशा स्पष्ट नहीं है। उनको पहले अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, उसके बाद इस कानून की मांग करनी चाहिए। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई, जहां खिलाड़ी दमखम के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुरू होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने प्रदेश के सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के बाद अब पारंपरिक खेलों को भी बढ़ा रही है। आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अब पारंपरिक खेल कबड्डी, खो खो, फुगड़ी व गिल्ली भौरा जैसे खेल देखने को मिलेंगे, जिससे पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलेगी। अभी 9 दिन तक के नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि सब लोगों ने मनाया। माँ जगदम्बे को, दुर्गा की आराधना, उसके बाद कल दशहरा और जिसमें सब रावण दहन किए, और आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत यहाँ रायपुर इंडोर स्टेडियम से शुरू हम लोग किए। सारे मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। आज स्वामी आत्मानंद जी की भी जयंती है, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत, जिसमें अनेक प्रकार के खेल का आयोजन किया जा रहा है जो गांव में खेलते हैं, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, रस्सी खींच हो, चाहे पिट्टूल हो, कंचा हो, चाहे सांखली हो, बहुत प्रकार के खेल हम लोग सब खेलते रहते हैं। उसके नियम बने हुए हैं और उसमें एकल और समूह दोनों प्रकार के मैच होंगे। और वो राजीव मितान क्लब स्तर का होगा, फिर उसके बाद क्लस्टर में होगा, फिर ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय। इस प्रकार से आयोजन होंगे और इसमें इनाम भी रखा गया है। दुर्ग के जेआरडी स्कूल में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन शहर विधायक अरुण वोरा और निगम महापौर धीरज बाकरीवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 6 अक्टूबर से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है, जिसके तहत दुर्ग जिले में भी ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करते हुए जेआरडी स्कूल के प्रांगण में सादे समारोह का आयोजन किया गया, जहां शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकरीवाल ने दीप प्रज्वलन कर जिले में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। ओलंपिक खेलों में छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े खेलों को सम्मिलित किया गया है, जिसकी शुरुआत शहर विधायक व निगम महापौर ने पिट्टूल खेलकर की। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकरीवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने से बच्चे प्रदेश के जमीनी खेलों से परिचित होंगे और मैदानी खेलों के प्रति उनमें आकर्षण पैदा होगा। देखिए, पूरे प्रदेश के हमारे खिलाड़ियों में उत्साह की लहर है और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम से खेल की शुरुआत होगी। और इसकी शुरुआत करने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों की कमी नहीं है और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। उस लिहाज से उन्होंने यह आयोजन पूरे प्रदेश में आज से शुरुआत हो रही, 6 से लेकर 14 अक्टूबर तक, और ये एक महीना चलेगा। इसमें पहले वार्ड स्तर पर, फिर जोन, फिर जिला, फिर संभाग, फिर राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिता होगी, जिसमें हमारे पारंपरिक खेल है जैसे कबड्डी, खो खो, पिट्टूल, बिल्लस और फुगड़ी, बाटी, भौरा, गिल्ली डंडा, जिसको विलुप्त हो चुकी थी। जो खेल विलुप्त हो जाए, जिन खेलों को हमने खेला है, मुख्यमंत्री जी ने भी उस खेल को खेला है, लेकिन आज के बच्चों को अगर हम देखें तो ये बच्चे खेल को भूलते जा रहे हैं। हमारे राज्य के जो खेल हैं, जिनके वजह से हमारी अपनी एक पहचान है, उस पहचान को कायम रखने के लिए यह ओलंपिक बहुत ज़रूरी था। हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया और हमारे बच्चों को आगे आने का अवसर दिया। सम्मानित श्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में विलुप्त हुई हमारी संस्कृति, विलुप्त हुए हमारे खान पीन, विलुप्त हुए हमारे खेल कूद को बढ़ावा देने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ही हृदय से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों में छुट्टी देना, उनको बढ़ावा देना, पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देना,
ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच है, जो पहले धीरे धीरे सब विलुप्त होते जा रहे थे। आज उन्होंने इसे आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हुई है, जिसमें 14 खेलों को इसमें रखा गया है। पिट्ठुल, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, गेड़ी, इस प्रकार से लगभग 14 खेलों को इसमें रखा गया है। पहले वार्ड स्तर में होगा, फिर जोन स्तर में, फिर संभाग स्तर में, फिर प्रदेश स्तर में। इससे खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा। मोबाइल संस्कृति से हमारे बच्चे दूर होंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहूँगा। आज यहाँ JRD स्कूल के ग्राउंड में माननीय विधायक जी की मुख्य अतिथि में हम लोगों ने भी यहाँ पे इस ओलंपियाड का शुभारंभ किया, जो 7 दिन पहले वार्ड स्तर में चलेगा, फिर जोन स्तर में चलेगा, और फिर उसके बाद प्रदेश और फिर संभाग और फिर प्रदेश स्तर में होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में 14 ऐसे खेलों को शामिल किया गया है जो वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर है, जिसमें पिट्ठुल, गिल्ली डंडा, कंची, फुगड़ी जैसे खेल शामिल हैं, जिन्हें देखकर आयोजकों ने भी अपने बचपन की याद ताजा की। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी द्वारा शुरू किया गया है, और ये बहुत सारे जो खेल है, 14 खेल उन्होंने इसमें हमें आया है करवाने के लिए। तो ये बहुत अच्छे अच्छे खेल हैं, हमें तो खुद अपना बचपन याद आ गया है। ये पुराने खेल हैं जो हम लोग खेलते थे अपने समय में। लंगड़ी खेलते थे, भौरा खेलते थे, पिट्ठुल खेलते थे, और ऐसे बहुत सारे खेल है, रस्साकसी। तो ये सारे खेल जो है वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के अंतर्गत हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि ये इतना अच्छा जो ये हुआ है, इसमें ये करना चाहिए कि ये खेल निरंतर चलते रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे फुगड़ी है, बैठ के इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है फुगड़ी में, बैठकर आपके पैरों के सारे मसल्स खुल जाते हैं। और जैसे गेड़ी दौड़ है, उसमें भी एक चढ़कर दौड़ना, मतलब अपने बॉडी के बैलेंस को संभालना। तो बहुत सारे अच्छे खेल हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि ये जो खेल है ये कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये निरंतर चलते रहना चाहिए। क्योंकि ये गांव-गांव का बच्चा जो है, वो इंटीरियर का बच्चा है, वो भी इन खेलों को अपने घर के सामने खेलता है। और जब ये खेल हमारे इसमें आ जाएंगे, मतलब प्रोग्रेस में आ जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे, तो हर बच्चे को खेलने मिलेगा और हर गांव का बच्चा इस खेल में पार्टिसिपेट करेगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किए हैं, बहुत ही सराहनीय है। विगत 15 सालों से ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं आया था। अब जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों की बहुत बहुत सराहना हमारे ही नहीं, आम जन के द्वारा भी की जा रही है। और साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक के माध्यम से उन्होंने जो 14 खेल खिलाए जाने हैं, इसका शुभारंभ आज किया गया है, जो राजीव गांधी युवा मितान क्लब के द्वारा चलित होंगे। लगभग छत्तीसगढ़ में 13,000 युवा मितान क्लब से भी अधिक युवा मितान क्लब बनाए जाने हैं, जिसमें लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। और युवा मितान क्लब के माध्यम से हमारे राज्य में विलुप्त हो रही संस्कृति एवं खेलकूद को, राजकीय खेलकूद को बढ़ावा दिया जाएगा। इन खेलों में हमारे खो खो, कबड्डी, गेड़ी, फुगड़ी जैसे, और एकल में 100 मीटर दौड़, गोला फेंकी, इस तरीके के खेल होंगे। चूँकि माननीय जानते हैं, खुद वो इसकी अध्यक्षता करते हुए इसकी निगरानी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, ताकि ये कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत जिले में वार्ड व पंचायत स्तर से शुरू की जाएगी, जिसमें चयनित खिलाड़ियों को जिले व प्रदेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े खेलों को लेकर आयोजित किए गए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, जो पूरे उत्साह के साथ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। धमतरी जिले में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के सांसद और विधायक शामिल हुए। गंगरेल किनारे रिजॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, जिसमें भाजपा नेता अजय जामवंत के साथ सांसद, विधायक और कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए। वहीं इसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह स्वास्थ्यगत कारणों से शामिल नहीं हो पाए। इस बैठक में आगामी विधानसभा की रणनीति भी बनाई गई। गुजरात में आयोजित नेशनल गेम में दुर्ग जिले की आकर्षी कश्यप ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ जिले का बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी है।
दुर्ग जिले की उभरती हुआ बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने 36वें नेशनल गेम्स में अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने 36वें नेशनल गेम में बैडमिंटन महिला एकल के फाइनल में मालविका बसोड़ को हराया। फाइनल मुकाबले में आकर्षी कश्यप ने मालविका बसोड़ का मुकाबला करते हुए पहले सेट में दबदबा बनाकर 21-8 से जीत दर्ज की। वहीं मालविका ने दूसरे सेट में वापसी की और शुरुआती बढ़त बना ली। यह मैच काफी रोमांचक रहा और मालविका ने मुकाबला करते हुए मैच में 20-20 की बराबरी कर ली, मगर आकर्षी ने आतिशी पारी खेलते हुए 2 अंक बनाया और 22-20 से यह पारी जीतकर महिला एकल में गोल्ड अपने नाम कर लिया। आकर्षी कश्यप ने अपनी इस जीत प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समर्पित करते हुए उनका धन्यवाद अदा किया। नमस्कार, मैं आकर्षी कश्यप। अपने स्टेट छत्तीसगढ़ के लिए मैंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है 36 नेशनल गेम्स 2022 जो कि सूरत गुजरात में हो रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे माननीय सीएम सर श्री भूपेश बघेल जी का, खेल मंत्री उमेश पटेल जी का, खेल और युवा विभाग का, ओलंपिक संघ का, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन का और छत्तीसगढ़ के जितने भी नागरिक हैं उन सब का जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स मुझे दी। मैं बहुत ही खुशी महसूस करी और उन सबको इस वीडियो के थ्रू धन्यवाद करना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ नेशनल गेम में आकर्षी कश्यप के गोल्ड मेडल जीतने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी और उन्होंने कहा कि आकर्षी कश्यप ने अपने बेहतर खेल से न सिर्फ प्रदेश का नाम रोशन किया है बल्कि युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत किया है, जिसे प्रेरणा लेकर अन्य खिलाड़ी भी उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7405 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। विजयादशमी पर कैंप 2 मछली मार्केट से भगवान श्री राम हनुमान की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के साथ श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। भिलाई के कैंप क्षेत्र में विजयादशमी पर यूपी बिहार महावीर अखाड़ा समिति ने विशाल शोभा यात्रा निकाली, जो कैंप 2 मछली मार्केट, मिलन चौक व संतोषी बारा होते हुए बैकुंठ धाम स्थित दशहरा मैदान पहुंची। इस दौरान भगवान श्री राम व हनुमान का जगह जगह फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। साथ ही महिलाओं ने उनकी आरती भी उतारी। शोभा यात्रा के दौरान अखाड़ा समिति ने लोगों को आश्चर्य कर देने वाले करतब के भी प्रदर्शन किए। यात्रा में शामिल श्रद्धालु जय श्री राम के नारे के साथ भक्तिमय संगीत के बीच खूब झूमे। हमारा महावीर यूपी बिहार अखाड़ा 64 वर्ष से गाला जा रहा है, बड़ा धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। लाल माला ले जाते हैं, 10वीं हम लोग जा करके रावण दहन
क्रिकेट संघ की तरफ से हनुमान जी का अखाड़ा बड़ा भव्य मात्रा से निकाला गया, जिसमें चौधरी परिवार पूरा संघ से जुड़ा हुआ है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय विधायक व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे बतौर अतिथि उपस्थित हुए। नवागढ़ क्षेत्र में आयोजित दशहरा उत्सव में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे शामिल हुए, जिसमें उन्होंने जनमानस को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री राम के आदर्श जीवन को आत्मसात करते आगे बढ़े। साथ ही उन्होंने भगवान श्री राम के बताए सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प भी दिलाया। भिलाई के सेक्टर 7 में युवा खेल व सांस्कृतिक मंडल द्वारा दशहरा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे उपस्थित हुए। युवा खेल व सांस्कृतिक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा पर्व का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे उपस्थित हुए और साथ ही राम जन्म उत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे भी पहुंचे। आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का बारी बारी से माला पहनाकर सम्मान किया। आपको बता दें, युवा खेल व सांस्कृतिक मंडल द्वारा विगत 26 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष समिति द्वारा दशहरा उत्सव कार्यक्रम का यह 27वां वर्ष है। सेक्टर 7 का दशहरा आयोजन शहर का सबसे पुराना आयोजन है। हर बार की तरह इस बार भी यहां 75 फीट के रावण का पुतला और 50-50 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया गया। रावण दहन कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और तमिलनाडु के शिवकाशी से पहुंची टीमों द्वारा आतिशबाजी का यहां पर एक से बढ़कर एक नजारा दिखाई दिया। काले बालों ने हमें तो लूट लिया, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने हमें तो लूट लिया, मिल गए हुस्न वालों ने। मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। रामचंद्र हमारे साथ यहाँ पर रावण दहन करेंगे। तो दोस्तों, आप सब साक्षीदार हो, पूरा भिलाई साक्षी। अध्यक्ष सम्माननीय चंद्रनाथ केसवाली और उनकी पूरी टीम, उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, इस मंच, इस संस्था के द्वारा विगत 25 वर्षों से ज्यादा इस विजयदशमी पर्व को हमने मनाया और इस मंच पर विभिन्न प्रकार के बहुत से कलाकार भी आकर के अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, हम सबको मनोरंजन किया। ये भिलाई जो लघु भारत कहलाता है, लघु भारत वास्तव में हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में बड़े बड़े मेट्रो हैं, लेकिन लघु भारत की संज्ञा सिर्फ भिलाई की है। और यहाँ पर हम सब सारे तीज त्योहार को बड़े उत्सव के साथ बड़े धूमधाम से पिछले 9 दिनों में हमने नवरात्रि का महापर्व मनाया, आदिशक्ति की आराधना की और आदिशक्ति की आराधना करके हम सब भी जैसे भगवान श्री राम रावण पर विजय पाने के लिए, लंका पर विजय पाने के लिए आदिशक्ति का उन्होंने भी आराधना की थी। हमारे अन्य अतिथि, हमारे कार्यकर्ता और पटाखे वाले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल भिलाई की ओर से बेमेतरा शहर के कृषि उपज मंडी में दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया, जहां रामलीला मंचन के बाद रावण दहन किया गया। रामलीला मंचन के बाद बेमेतरा के कृषि उपज मंडी परिसर में ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसके सफल आयोजन के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता व्यवस्था कर रखी थी। इसमें से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल विधायक आशीष चावड़ा ने जनमानस को भगवान श्री राम के बताए सद्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में नगर पालिका के जनप्रतिनिधि व कांग्रेसी सहित नगरवासी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
स्वागत करते हैं और स्वागत के गले में भिलाई में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल ने दशहरा पर्व का आयोजन किया था, जहां दर्शकों के मनोरंजन के लिए इस वर्ष बॉलीवुड मुंबई के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार जॉनी लीवर के भाई जिमी मोसेस एवं मशहूर बैंड सिंगर सहित कॉमेडी नाइट के कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसका उपस्थित जनों ने घंटों लुत्फ उठाया। अगर खुद में कोई पाप नजर आए ऊपर की तरफ थूक दीजिए, पूरा पाप धुल जाएगा। बोलो जय अमिताभ बच्चन की। ऐसे होगा, ऐसा होगा तो पंडित जी से पूछिए, पंडित जी क्या चल रहा है? 25-30 साल से प्रभु अमिताभ की मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ तीर्थ हो क्या हूँ। तीर्थ के लिए कहाँ जाएंगे? लंदन जाऊंगा। लंदन मैडम तुषार म्यूजियम, सुना है कि प्रभु अमिताभ ने स्वयं बैठकर मोम की प्रतिमा बनवाई थी, बड़ी शक्ति है उस प्रतिमा में। अब लंदन मैडम तुषार म्यूजियम, मोम के बहुत सारे पुतले वहां। अमिताभ के पुतले को देख के पंडित जी पागल हो गए और फिल्म में आरती शुरू कर दिया। विजय शहनशाह अमिताभ बच्चन, ओ मर्द अमिताभ बच्चन, माता तेजी बच्चन, पिता हरिवंश राय बच्चन, पत्नी जया बच्चन, बोलो कुली अमिताभ बच्चन। आंखों में उंगली घुमाए, अंधों से बैंक लुटाए, प्रभु सबको पैसे दिलाए, छोटा दाढ़ी रखकर बड़े बड़े काम दिखाए, बोलो जादूगर अमिताभ बच्चन। आरती चल रही, सरदार जी ने पंडित जी को पंच मार दिया। पंडित जी भड़क गया, सरदार जी काहे मार रहे हो? और बकवास बंद कर, काहे मार रहे हो? इतना दिया जा रहा है, पूरा पुतला पिघल गया, मोम का पुतला वही गल गया। अब देखिए हमारे देश में इतने सारी चीजें देखने के लिए है, फॉरेनर्स आ गए, अंग्रेज लोग यहाँ पर इंडिया टूर के लिए आते हैं। और अंग्रेजों को आपने देखा होगा, उनको कुछ चीज जानने की, समझने की, देखने की अजीब किस्म की बीमारी से। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ओह मार्वेलस, ब्यूटीफुल। एक अंग्रेज ने पहली बार हिंदुस्तानी औरत के माथे में बिंदी देखी है। बिंदी देखकर परेशान, माथे में उंगली रख के पूछ रहे, एक्सक्यूज मी मैडम, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? उनके हस्बैंड बाजू में खड़ा था, पंच मार दिया, दिस इज मी। आखिर में पतंग एक 6 नंबर के हाथ में दिया। वो किस तरह पतंग उड़ाएंगे अपने अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तालियों का, प्यार का, और इतने प्यार से आपने मुझे सुना, बर्दाश्त किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। विजयादशमी को देवी माता को अंतिम विदाई देते हुए विसर्जन किया गया, जहां बेमेतरा शहर की दुर्गा उत्सव समितियों ने विसर्जन झांकी शोभा यात्रा भी निकाली। बेमेतरा शहर के विभिन्न जगहों पर नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा के साथ ज्योति कलश स्थापना की गई थी, जहां नवरात्रि के अंतिम दिवस भक्तों ने मां की पूजा अर्चना के साथ झांकी निकालते हुए माता को अंतिम विदाई दी। इस दौरान बेमेतरा शहर के स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के अलावा जोत जवारा विसर्जन शोभा यात्रा भी निकाली गई। जिला प्रशासन ने मां दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शिवनाथ नदी के अमोरा घाट में विशेष व्यवस्था की है, जहां विसर्जन का सिलसिला चल रहा है। विसर्जन कार्यक्रम में बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे।
दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना क्षेत्र के चरौदा गांव में भिक्षा मांगते घूम रहे साधुओं की ग्रामीणों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने साधुओं को डॉक्टरी मुलायजा के बाद पिटाई करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। भीड़ तंत्र के शिकार बने इन साधुओं की पिटाई की सच्चाई आपको जानना भी जरूरी है। आपको बता दें कि ये सभी साधु राजस्थान से आकर भिलाई 3 के चरौदा गांव में विजयादशमी पर भिक्षा मांग रहे थे, जहां ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में तीनों साधुओं की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस दौरान भीड़ में शामिल अधिकतर लोगों ने साधुओं पर अपना हाथ चलाया। पुलिस की डायल 112 की टीम ने सूचना पर चरौदा गाँव पहुँचकर साधुओं को किसी तरह भीड़ से निकालकर पिटाई होने से बचाया। इसके बाद पुलिस ने साधुओं को मुलाहिजा कराने के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद पीड़ित साधुओं को छोड़ दिया गया। आपको यह भी बताना आवश्यक होगा कि इसके पूर्व खुर्सीपार क्षेत्र में बच्चा चोरी किए जाने पर कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल था। फिलहाल पुलिस पीड़ित साधुओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर ली है। साथ ही पुलिस इस मामले में जमकर वायरल हो रहे वीडियो से पिटाई करने वालों की पहचान कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। अभी यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 साधुओं को मारपीट किया गया है। कोई कह रहे हैं बच्चा चोर या और किसी माध्यम से, तो उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुलिस विभाग हमारे वहां जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्ग के चरौदा में 3 साधुओं के साथ सामूहिक मारपीट की घटना निंदनीय है, दुखद है। ऐसी घटना सभ्य समाज में सर्वथा अस्वीकार है। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जन सामान्य से यह अपेक्षा है कि वो किसी भी प्रकार के अफवाहों में आके कानून को अपने हाथ में न लें, और राजनीतिक दल के लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि घटना विशेष के आधार पर उस घटना का प्रस्तुतिकरण सनसनी फैलाने के लिए न करें। अनर्गल और अस्तरहीन बयानबाजी से समाज का माहौल खराब होता है। बच्चा चोरी के शक के ऊपर ग्रामीणों द्वारा 3 व्यक्ति जो साधु वेश में थे उनके ऊपर घेर के पिटाई की गई। पुलिस को सूचना मिलते ही तीनों को रेस्क्यू किया गया, अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे मुलायजा कराया गया। बाहरी चोटें थी, अंदरूनी चोटें नहीं थी, सामान्य चोटें थी, उनको डिस्चार्ज किया गया। इसमें IPC 147, 294, 506, 323 के अंतर्गत FIR किया गया है। वीडियो के आधारित 25 से 30 संदिग्ध लोगों को हमने जो है हिरासत पूछताछ के लिए बुलाया है। वीडियो में उनकी कंफर्मेशन होने पे और मारपीट में उनकी संलिप्तता होने पर उनके ऊपर जो है विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। किसी को गिरफ्तार किया? अभी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, वीडियो में मिलान किया जाएगा, बयान लिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कहाँ है? तीनों साधु कल, क्योंकि तीनों साधु कल फिट थे तो तीनों निकल गए थे। घुमांतु लोग हैं, वो अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। उनके मोबाइल नंबर लिए गए, जरूरत पड़ने पर उनको बयान के लिए बुलाया जाए। सर, ये कब से आए थे, कहाँ रह रहे थे, जान के लग पाई? वो साधु ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे थे, उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, वो लगातार इधर उधर घूम रहे थे। अभी उनको दोबारा बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। किसी बच्चे को चोरी किए थे क्या? नहीं, उनके द्वारा कोई बच्चा चोरी की बात पूरी तरह से गलत है। ये र्यूमर है जो लगातार कुछ दिनों से फैल रहा था। केवल शक के आधार पे संदिग्ध ये आइडेंटिटी मिली तो संपर्क कैसे करेगी दुर्ग पुलिस? उनके मोबाइल नंबर रखे गए, मोबाइल लोकेशन दिया गया, बातचीत लगातार उनसे की जा रही है। ग्रामीणों ने उन पर हमला किया, कौन से गांव के ग्रामीण? ये चरौदा जो है भिलाई 3 थाने के अंदर बस्ती के ग्रामीण है, उनकी पहचान की जा रही है, उनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। बच्चा चोरी की कोई भी पुष्टि अभी तक कहीं भी नहीं हुई है, लेकिन जनता से मेरा आह्वान है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिले तो पुलिस को जानकारी दे, पुलिस पूछताछ करेगी, कानून को अपने हाथ में ना ले, किसी भी हाल में मारपीट ना करे। जगदलपुर और छिंदवाड़ा के बाद कोटा बिलासपुर से ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप चलाने वाले 4 गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। ऑनलाइन सट्टोरियों के विरुद्ध पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। दुर्ग पुलिस को महादेव ऐप, रेड्डी अन्ना एवं अन्य ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालन की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा सूचना को गंभीरता से लेते हुए अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, जिसके परिपालन में टीम द्वारा महादेव ID ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा का कारोबार करने वाले संदेहियों पर लगातार निगाह रखी जा रही थी। पुलिस को विशेष सूत्रों से पता चला है कि महादेव ऐप के संचालन में संलिप्त कैंप
2 शारदापारा निवासी अतुल जायसवाल अपने पास रखे स्मार्टफोन से ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप का संचालन कर रहा था। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा नेहरू नगर में अतुल जायसवाल को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से सघन पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य 3 साथियों का पता बताया गया, जिन्हें संपूर्ण सेटअप के साथ कोटा बिलासपुर में रंगे हाथों पकड़ा गया। महादेव सट्टा ऐप पर इसे दुर्ग पुलिस की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। महादेव अन्ना ऐप में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 19 मोबाइल, 2 लैपटॉप किया गया है। करीब 50 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मिले हैं। इनके द्वारा स्वीकारा गया कि एक दिन में 20 से 25 लाख का ट्रांजैक्शन किया करते थे और पिछले 3 महीने में इनके द्वारा 10 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया गया है। जिन अकाउंट्स में पैसे गए हैं उन अकाउंट्स को होल्ड किया करने के लिए बैंक से पत्राचार किया गया है। उन बैंक्स में यदि गलत ढंग से बैंक अकाउंट खोले गए होंगे तो उनके खिलाफ IPC 420 की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 15 दिन में दुर्ग पुलिस द्वारा 3 ब्रांच को दस्तावेज किया गया है, जगदलपुर ब्रांच, छिंदवाड़ा ब्रांच और अभी बिलासपुर ब्रांच। इनमें बहुत सारी जानकारियाँ और मिली हैं। दूसरे ब्रांच पे भी पुलिस द्वारा कार्रवाई जल्दी ही की जाएगी। ये तीनों जो है, चारों जो है बालिका आरोपी। उन अकाउंट्स पे पैसे नहीं थे, वो केवल ID खेलने वालों के अकाउंट्स थे। पहली बार दुर्ग पुलिस उन अकाउंट्स पे कार्रवाई कर रही है जहाँ पे पैसे जा रहे हैं, और पैसे भी 20 लाख से लेकर 90 लाख तक का अमाउंट एक ट्रांजैक्शन हुआ है। निश्चित रूप से जिन्होंने इन अकाउंट से पैसा कमाया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यदि अकाउंट फ्रॉड पाए जाने पर 420 IPC के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और दुर्ग पुलिस पहली बार खेलने वालों से ज़्यादा खिलवाने वालों पे कार्रवाई कर रही है। खेलने वालों के अकाउंट में ज़्यादा पैसे भी नहीं है, उनको ब्लॉक किया गया है पतासाजी, क्योंकि वो लोगों को रेंट के आधार पे 1000-2000 रुपये दे के अकाउंट खुलवाते हैं। तो ऐसे जिनके नाम पे अकाउंट है उन पे कार्रवाई करना भी उचित नहीं है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता, उनके आधार कार्ड का, उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिनके अकाउंट में भारी पैसे आ रहे हैं, अब दुर्ग पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई हो। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।